आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं साधारण बंधक, सिंपल मॉर्गेज जिसे कहा गया है। सेक्शन 58(2) में इसे डिफाइन भी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि साधारण बंधक होता क्या है। जब एक ऋणी बंधक करता ऋणदाता अर्थात बंधक ग्रहीता से कुछ धनराशि उधार लेता है और इस उधार को चुकाने के लिए अपनी अचल संपत्ति का कब्जा दिए बिना, अटेंशन करिएगा, उधार धन को चुकाने के लिए अपनी अचल संपत्ति का कब्जा दिए बिना जमानत के स्वरूप इस संपत्ति को बंधक ग्रहीता के पास रखता है और अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर आबद्ध करता है, एक विवक्षित या अभिव्यक्त करार करता है कि मैं निर्धारित समय में आपका ऋण चुका दूंगा और यदि निर्धारित समय पर संविदा के पूर्ण होने पर वह उस संपत्ति का ऋण न चुका पाए तो बंधक ग्रहीता के पास ये उपचार सुलभ होता है कि वो उस संपत्ति को जो जमानत के रूप में उसके पास रखी गई है, बंधक संपत्ति जो है उसके पास, उसका विक्रय करवा दे और उस विक्रय राशि में से अपनी ऋण राशि का समायोजन कर ले। तो इस पूरे व्यवहार को, इस संव्यवहार को बंधक की, साधारण बंधक की संज्ञा दी गई है और ये व्यवहार साधारण बंधक होगा और जो बंधक करता है वो साधारण बंधक करता होगा और जो ऋणदाता है वो साधारण बंधक ग्रहीता के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऋणी के द्वारा अपनी ऋण राशि चुका देने के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आबद्ध करना, अपने आप को बाउंड करना कि मैं आपका ऋण चुका दूंगा और अगर ना चुका पाया तो मेरी अचल संपत्ति जो बिना कब्जा दिए, बिना स्वामित्व हस्तांतरण के सिर्फ हित का अंतरण करके रखी गई है, उसे आप विक्रय करवा करके यदि न चुका पाओ निर्धारित समय पर तो अपनी ऋण राशि ले सकते हो। तो ये जो व्यवहार है इसे हमने साधारण बंधक यानी जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से साधारण बंधक की संज्ञा दे रहा है। परिभाषा जो है सेक्शन 58 ख में इसे व्यक्त किया गया है जो आप बोर्ड पर देख सकते हो। अब बात आती है कि इसके तत्व क्या होने चाहिए, क्या एलिमेंट्स, क्या कंटेंट्स होने चाहिए, तत्व, गुण, लक्षण, विशेषता, किसी भी नाम से आप बोल दीजिए, सब एक ही हैं। पहले तत्व पर बात करते हैं, दो पक्षकार। जी हाँ, जब भी कोई अंतरण का व्यवहार किया जाए, बंधक किया जाए तो अपेक्षित होगा, विधिक नियमानुसार ये अपेक्षा की जाएगी कि दो पक्षकारों अर्थात एक व्यक्ति किसी व्यवहार को करने वाला, अंतरण को करने वाला और दूसरा ग्रहीता, एक अंतरण करता और दूसरा अंतरण ग्रहीता होना आवश्यक होगा। दूसरा तत्व बनता है साधारण बंधक करता अर्थात ऋणी। जो व्यक्ति ऋण ले रहा है और ऋण के बतौर अपनी संपत्ति रख रहा है उसे हम बंधक करता कह रहे हैं, साधारण बंधक करता। तीसरा आता है इसमें साधारण बंधक ग्रहीता अर्थात ऋणदाता। जो व्यक्ति ऋण राशि दे रहा है, जो उधार दे रहा है, उस पक्षकार को हमने साधारण बंधक ग्रहीता कहा। फोर्थ पॉइंट बनता है ऋण की सुरक्षा या जमानत स्वरूप अचल संपत्ति को परिदत्त करना। जी हाँ, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देता है तो स्वाभाविक है कि इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो ऋण समय पर चुका दिया जाएगा। बेशक ब्याज दिया जाएगा, वचन भी दिया जाएगा, लेकिन ऋणदाता चाहेगा कि कुछ सुरक्षा, कुछ जमानत उसे मिले ताकि भविष्य में यदि उसका ऋण न मिल पाए तो वो संपत्ति को विक्रय करवा सके। यहाँ जो इस ऋण को चुकाने के लिए जो संपत्ति रखी जा रही है वो बतौर जमानत, बतौर सुरक्षार्थ रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है विषय वस्तु केवल अचल संपत्ति। हाँ जी, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वहाँ पर केवल संपत्ति का जो दो प्रकार है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वहाँ अचल संपत्ति की ही इसमें लेन देन की बात की गई है। अचल अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, चलायमान नहीं है, गतिशील नहीं है, जिसमें स्थान परिवर्तन की क्षमता नहीं है, जो जड़ है और जो फिक्स्ड है, वो ही संपत्ति यहाँ पर बतौर ऋण की सुरक्षा तो रखी जा सकेगी। नेक्स्ट, संपत्ति का कब्जा नहीं सौंपना। जी हाँ, जब ऋणी ऋण ले रहा है, ऋणदाता से बंधक कर रहा है, बंधक करता जो है वो अपनी संपत्ति का कब्जा ऋणदाता को यानी बंधक ग्रहीता को नहीं सौंपेगा। उस संपत्ति के समस्त लाभ, समस्त भाटक, समस्त किराया उसे बंधक कर्ता को ही उपयोग करने का हक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, केवल हित का अंतरण यानी कब्जा नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ हित का अंतरण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामित्व का अंतरण है अर्थात मालिकाना हक, टाइटल सिर्फ और सिर्फ ऋणी बंधककर्ता के पास होगा क्योंकि वो बतौर जमानत ऋण की अदायगी की सुरक्षार्थ अपनी संपत्ति को सिर्फ एक करार में, एक संविदा में इस प्रकार से एक वचन दे रहा है कि यदि मैं निर्धारित समय पर ऋण न चुका पाऊँ तो आप विक्रय करवा सकते हो। यहाँ पर स्वामित्व का अंतरण नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके
हित का अंतरण किया जाए। नेक्स्ट, निर्धारित समय में ऋण चुकाने का करार। जी हाँ, इस अंतरण के व्यवहार में, इस बंधक में, साधारण बंधक में ऋणी के द्वारा, बंधककर्ता के द्वारा ये वचन दिया जाता है, करार किया जाता है कि मैं निश्चित समय में आपके ऋण को चुका दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए जो यहाँ बंधक करता है, ऋणी है, बी से 50,000 रुपये उधार लेता है और 50,000 रुपये को वो 5 महीने में चुकाने की करार करता है। साथ में कहता है कि यदि मैं इसे न चुका पाऊँ तो आप मेरी संपत्ति का विक्रय करवा देना। यानी ये जो करार हुआ है वो निर्धारित समय, जो यहाँ ड्यूरेशन फिक्स हुई 5 महीने, ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन डिपेंड्स करेगा दोनों पक्षकारों पर और उनकी आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट, करार अभिव्यक्ति है विवक्षित। जी हाँ, करार की जो प्रकृति है वो अभिव्यक्ति भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अब यहाँ बात आती है कि अभिव्यक्त क्या होता है, विवक्षित क्या होता है। अभिव्यक्ति यानी जो स्पष्ट माध्यम से, कम्युनिकेशंस के किसी ऐसे माध्यम से किया जाए जो स्पष्टतः लिखित तौर पर है। और व्यक्ति, अगर हम विवक्षित की बात करें तो यहाँ व्यवहार से या आचरण से ये शो हो रहा हो तो ये करार भी मान्य होगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत रूप से स्वयं को आबद्ध करना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस बंधक का जो बनता है कि यहाँ पर ऋणी और बंधककर्ता अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? मान लीजिए संपत्ति नष्ट हो गई या फिर जो ऋण राशि है, जो मूलधन है, जो ब्याज है, उसमें उसका विक्रय जो संपत्ति का किया जा रहा है उससे उसका समायोजन नहीं हो रहा है, यानी ऋण राशि ज़्यादा है और विक्रय से राशि कम मिली है। तो ऐसी दोनों स्थिति में विक्रय, जो ऋणी है, जो बंधक करता है, वो व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है, बाउंड है कि जितनी राशि ऋण की बचती है वो उसे व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली चुकाएगा। नेक्स्ट, संपत्ति में अंतरणीयता का गुण हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शंस 5 और 6 में सबसे पहले बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अंतरण के किसी भी व्यवहार में वही संपत्ति मान्य होगी जिसमें अंतरणीयता का गुण यानी ट्रांसफर का गुण हो। अदरवाइज कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कभी भी अंतरण नहीं किया जा सकता। सो यहाँ मस्ट होगा कि संपत्ति में अंतरणीयता का गुण हो। नेक्स्ट, बंधककर्ता उस संपत्ति का स्वामी, अर्थात जो ऋणी है, जो ऋण ले रहा है और बतौर ऋण की जमानत उस संपत्ति को रख रहा है, तो वह उस संपत्ति का स्वामी भी होना चाहिए, उस पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए, टाइटल उसके नाम, उसके पक्ष में होना चाहिए, तो ही वो उसे किसी और व्यक्ति को अंतरित कर सकता है या बंधक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बंधककर्ता को संपत्ति को अंतरित करने का हक हो। जी हाँ, कभी कभी व्यक्ति के पास ऋण संपत्ति का हक भी है, वो उसका मालिक भी है, लेकिन उसे अंतरित करने का हक नहीं है, वो उसे आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वजह कानूनन तौर पर कुछ भी हो सकती है, या तो वो वयस्क नहीं है, या फिर अभी प्रॉपर्टी जॉइंट है, या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, या महज संभावना है कि वो प्रॉपर्टी जब डिवाइडेशन होगा तो उसके हाथ में आएगी। अर्थात जब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस संपत्ति के ऊपर बंधककर्ता को अंतरित करने का हक नहीं है, तब तक वो ऐसी प्रॉपर्टी को बंधक के तौर पर, अदायगी के तौर पर या जमानत के तौर पर नहीं रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों पक्षकार सक्षम। अटेंशन करिएगा, ये जो पॉइंट है सक्षमता और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सुनते आए हो। सबसे पहले जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या कोई भी प्रकार का अंतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सबसे पहली जो अपेक्षा होती है वो ये होती है कि दोनों पार्टीज़, जो दोनों पक्षकार हैं, वे सक्षम हो। सक्षम होने से यहाँ जो बात बताई गई है कि वयस्क हो, यानी 18 साल से ऊपर हो, मेजर हो, और यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से संरक्षक नियुक्त हो तो उस समय उस बालक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अटेंशन करिएगा। सेकंड कंडीशन, स्वस्थ चित्त हो, अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य और उससे मिलने वाले परिणामों को समझने की सामर्थ्य भी वो रखता हो। और तीसरी कंडीशन से इसमें किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया, अर्थात जो बंधक करता और जो बंधक ग्रहीता है वो दोनों व्यक्तियों में, दोनों पार्टीज में, दोनों पक्षकारों में ये तीनों क्वालिटीज, ये तीनों कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता, संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बंधक विलेख की रचना। जी हाँ, एक विलेख की रचना डीड के द्वारा मॉर्गेज किया जाएगा, सिंपल मॉर्गेज है। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर
यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई अंतरण किया जाता है, कोई ट्रांसफ़र किया जाता है और 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति है, यानी जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यूशन है वो 100 रुपीज़ से ऊपर है, तो हमेशा लिखित रूप में एक डीड के द्वारा, एक विलेख के द्वारा ही वो अंतरण मान्य होगा। सो विधिक नियमानुसार अपेक्षित होगा कि ये जो साधारण बंधक है यह हमेशा बंधक विलेख की रचना करके ही किया जाए। समस्त विधिक अपेक्षाओं को, औपचारिकताओं को पूरा करना। जी हाँ, कई विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी आवश्यक होती है यदि हम चाहते हैं कि एक अच्छी डीड बने, एक वैलिड और मान्य डीड बने जिसमें भविष्य में कोई डिस्प्यूट हो तो जुडिशरी में जाने का हमारे पास रास्ता हो। तो वहाँ अपेक्षा होगी कि जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो विधिक औपचारिकता हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए। नेक्स्ट, बंधक ग्रहीता को बंधक संपत्ति के विक्रय कराने का अधिकार। जी हाँ, हम यही बात कर रहे हैं कि ऋणी ने ऋणदाता से ऋण लिया, वो बंधक करता है, उसने अपनी अचल संपत्ति रखी और अपने आप को आबद्ध भी किया, बाउंड भी किया कि मैं निर्धारित समय पर आपका ऋण चुका दूंगा। लेकिन यदि सर्टन चांसेस ऐसे बने कि वो ऋण चुकाने में असफल रहा, यानी जो 5 महीने का ड्यूरेशंस था, हमने जो अभी एक एग्जाम्पल्स बनाया था, मान लीजिए एग्जाम्पल्स को आप और अवधि बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 5 साल का या 1 साल का या 2 साल का, जो भी निर्धारित समय उन्होंने रखा है, वो समय पूरा होने पर भी ऋणी और बंधककर्ता अपने ऋण को न चुका पाए, असफल रहे, तो उस कंडीशंस में जो ऋणदाता है वो उस संपत्ति को विक्रय करवा सकेगा। उसे ये अधिकार होगा कि संपत्ति को बिकवा दे और विक्रय करवाने के बाद में जो विक्रय राशि मिले उसमें से अपनी ऋण राशि मय ब्याज को वसूल कर सकेगा, समायोजित कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, विक्रय राशि से ऋण वसूल करने का अधिकार अपने आप में एक अंडरस्टूड पॉइंट है। नेक्स्ट, विक्रय न्यायालय के माध्यम से। अटेंशन करिएगा, जो विक्रय किया जाएगा यानी जो संविदा की गई है, जो करार किया गया दोनों पार्टीज के बीच में, साधारण मॉर्गेज जो सिंपल मॉर्गेज किया गया है, और सपोज ऋणी बंधक करता अपना ऋण नहीं चुका पाया, तो वैसे कंडीशंस में आप बंधक ग्रहीता ऋणदाता को संपत्ति को विक्रय करवाना है। तो ये जो विक्रय होगा, जो संपत्ति सेल आउट की जाएगी, वो जुडिशरी के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। और यह बात, यह तथ्य सभी प्रकार के बंधक में, सभी प्रकार की ऋण में विवक्षित, इम्प्लाइड होता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, उपचार, यानी जो बंधक रहता है उसके पास कुछ उपचार है। और ये उपचार क्या है? सबसे पहला उपचार है उसके पास धन की डिक्री प्राप्त करने का, और ये उपचार उसके पास 6 साल तक है। अब अटेंशन करिएगा कि वो धन की डिक्री क्यों प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऋणी है उसने व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली अपने आप को बाउंड किया है कि मैं आपके ऋण को चुकाऊंगा, और हमने इसमें आपको कन्विंस भी किया था कि व्यक्तिगत तौर पर आबद्ध किया है, तो यदि वो ऋण न चुका पाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, कम पड़ जाए, विक्रय राशि से समायोजित न हो जाए, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उस राशि को चुकाना होगा। यानी संपत्ति पूरी नहीं हो पा रही है, जमानत स्वरूप पूरी नहीं हो पा रही है, तो कैसे भी करके पर्सनली उसे ऋण चुकाना है। सो वो धन की डिक्री ऋणदाता करवा सकेगा। 6 साल तक उसे उपचार है, टेंशन करिएगा। और न्यायालय के माध्यम से जो बिकवाने का अधिकार है, विक्रय का अधिकार है, वो 12 साल तक के उपचार उसे सुलभ होगा। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।